इस लड़के का नाम बेक वू है। दशकों तक वो मॉन्स्टर्स के एक ऐसे प्लैनेट पर फंसा हुआ था जहां कोई भी एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाता। पर वो वहां रहा पूरे कई सालों तक, बिल्कुल अकेला सर्वाइव करते हुए, जब तक कि एक दिन एक सिस्टम प्रकट हुआ और उसे वापस अर्थ पर भेज दिया गया। पर जहां उस मॉन्स्टर प्लैनेट पर दशकों बीत गए, यहां अर्थ पर सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे थे। अब वो कोई आम स्टूडेंट नहीं रहा, वो एक जीनियस है जिसके पास बैटल का डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। कहानी की शुरुआत एक भयानक कत्लेआम यानी मैसेकर से होती है, जहां खून से सनी हुई जमीन पर कई लाशें बिखरी पड़ी हैं। फिर एकमात्र सर्वाइवर अपने घुटनों पर गिरता है और पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि वो लोग कामयाबी के इतने करीब थे। एक डेस्परेट क्लोजअप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीखता है, उसे इस धोखे की वजह समझ नहीं आ रही। उसी पल एक आदमी उसे कॉलर से पकड़ लेता है और बड़े मजाकिया अंदाज में पूछता है कि क्या वो वाकई वजह जानना चाहता है। किम योंग जिन, टेस्ट सब्जेक्ट 81, उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उसे सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है और उसे चुप होने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा था। अपनी नजरें दूसरे शख्स पर टिकाए हुए वो उसे उसके नाम से बुलाता है, बेक वू ह्योन। तब हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बेक से, जिसे इस प्रोजेक्ट का सुपरमैन माना जाता है। डायरेक्टर उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि वो उनका बनाया हुआ अब तक का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस है। वो बेक को वो सब कुछ देने का ऑफर करता है, पर वो कोल्डली मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, डायरेक्टर गुस्से में फट पड़ता है और बेक को एक बेवकूफ यानी इडियट बुलाता है। वो फिर उसे धमकी देता है कि कॉर्पोरेट अलायंस उन्हें कभी माफ नहीं करती जो उनके खिलाफ जाते हैं। और धमकी आगे बढ़ती है, वो वॉर्न करता है कि ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, एक तेजी से ब्लर जैसा मूव होता है और उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अचानक सीन बदलता है और यंग जिन को अपने ही पेट से खंजर निकालते हुए दिखाया जाता है। वो बुरी तरह जख्मी है। खून देखकर यंग जिन गुस्से में आ जाता है और कंप्लेन करता है कि उसे अभी डायरेक्टर से और भी सवाल पूछने थे। पर तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है जो अनाउंस करती है कि स्पेशल मिशन पूरा हो गया है। एक रिलीफ भरी मुस्कान के साथ बेक को रियलाइज होता है कि वो आखिरकार उस सारी दीवानगी से आजाद हो गया है। जैसे ही वो एग्जिट बटन दबाने वाला होता है, एक भयानक काली आवाज सवाल करती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो पूछती है कि क्या वो उन्हें इतनी जल्दी भूल गया, उन सबको जो पीछे छूट गए थे। उसी वक्त कई सारी रूहें उसे हर तरफ से घेर लेती हैं और एक खूनी बदले की भीख मांगने लगती हैं। पर बेक उनकी डार्क रिक्वेस्ट ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि वो थक चुका है और उसने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। उसे लगता है कि बच निकलने का ये उसका इकलौता मौका है, पर यंग जिन उसका नाम चिल्लाता है। उसकी कॉल को इग्नोर करते हुए वो कहता है कि वो अपनी दुनिया वापस जा रहा है, अपने पार्टनर को कंफ्यूजन में छोड़ते हुए। एक सैड मुस्कान के साथ वो उससे कहता है कि बाकी सबसे कह देना कि वो शर्मिंदा है, और बटन दबा देता है। सीन कट होता है एक लड़के पर जो अपने बिस्तर में घबराकर जागता है। वो जोर जोर से हाँफ रहा है। वो बैठता है और अपने चारों तरफ देखता है। उसे रियलाइज होता है कि ये उसका पुराना कमरा है। अभी भी शौक में वो सोचता है कि क्या वो सच में वापस आ गया और कितना वक्त बीत गया है। अपना फोन चेक करने पर वो देखता है कि ये वही दिन है जब वो दूसरी दुनिया गया था। बिल्कुल वक्त नहीं गुजरा। फिर वो आईने में देखता है और नोटिस करता है कि उसकी वो मजबूत हंटर वाली बॉडी जा चुकी है, जैसे ये सब एक सपना हो। पर उस नर्क की यादें उसके दिमाग में हमला करने लगती हैं। उसकी आंखें नफरत से भर जाती हैं। उसे वो खूनी लड़ाइयां याद आती हैं, बेड़ियों में बंद कर अजीब क्रीचर से लड़ना और वो सारी हिंसा जो उसे वहां जिंदा रहने के लिए करनी पड़ी। फिर एक लड़की का चेहरा सामने आता है जो मदद के लिए गिड़गिड़ाती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। डायरेक्टर की धमकी उसके दिमाग में गूंजती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं था। वो एहसास बहुत ही ज्यादा रियल थे। वो 10 साल जो उसने वहां बिताए वो वाकई में हुए थे। पर अचानक डेस्क पर रखा उसका फोन बजने लगता है और स्क्रीन पर यंग ना यॉन का नाम चमकता है। उसे ये नाम जाना पहचाना लगता है, पर उसे याद नहीं आ रहा कि वो इस इंसान को कहां से जानता है। जब वो उठाता है तो वो लड़की उस पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या वो उनके वादा भूल गया। वो कहती है कि उन्होंने आज रात मिलने का अग्रीमेंट किया था और उसे तुरंत वहां पहुंचने को कहती है। और बिना उसे जवाब देने का मौका दिए वो लड़की फोन कट कर देती है। एक पल की शांति के बाद वो आखिरकार याद करने में कामयाब हो जाता है कि वो आवाज किसकी थी। वो उसकी इकलौती करीबी कॉलीग थी जिसे वो काम पर अपना एकमात्र दोस्त मानता था। और तब सबसे बुरी याद सामने आती है। वही वो इंसान थी जिसने उसे रिवर्स प्लैनेट खेलने के लिए कन्विंस किया था। सस्पिशियस होकर वो डिसाइड करता है कि उसे उससे मिलना ही होगा और सीन एक रेस्टोरेंट के बाहर बदलता है। वो रेस्टोरेंट में एंटर करता है और जल्द ही एक जानी पहचानी आवाज उसे एक टेबल से बुलाती है। ये ना यॉन है जो एक्साइटमेंट में हाथ हिलाती हुई कहती है कि उन्हें मिले हुए काफी वक्त हो गया है।
जब वो बैठ जाता है तो वो पूछती है कि क्या वो आज ड्रिंक करेगी, पर बेक कहता है कि वो अल्कोहल स्किप करेगा। उसे लगता है कि उसकी करंट स्टेट में पीना खतरनाक हो सकता है, और वो लड़की कहती है कि वो बस खाना ऑर्डर कर देगी। उसी के साथ टेबल पर मीट आ जाता है और ग्रिल पर सिजल करने लगता है, जिससे सब कुछ बहुत डिलिशियस महकने लगता है। पर वो सीधा पॉइंट पर आती है और पूछती है कि क्या उसने अब तक वो रिवर्स प्लैनेट गेम खेला है। वो जवाब देता है कि उसने सिर्फ अपना कैरेक्टर क्रिएट किया था और इंट्रो देखा था, जिससे वो बिल्कुल गुस्से में दिखने लगता है। वो अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेता है, उन 10 सालों के नर्क के बारे में सोचते हुए जो उसने उसकी वजह से झेले थे। लेकिन वो लड़की कहाँ मानने वाली थी। वो शिकायत करने लगती है कि उसने उसके स्ट्रीम पर रेगुलर गेस्ट बनने का वादा किया था। तभी अचानक उसके दिमाग में घंटी बजती है और उसे याद आता है कि वो स्ट्रीमिंग किया करती थी और शायद इसीलिए वो इतना इंसिस्ट कर रही थी। इतना सब होने के बावजूद उसे थोड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि वो आखिरकार वापस आ चुका है। वापस अपने कमरे में वो पहले से ही कंप्यूटर पर बैठकर गेम के बारे में क्लूज ढूंढ रहा है। उसे गेम के पीछे वाली कंपनी का पता चलता है और ये डिस्कवर करता है कि उसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। लेकिन वो जल्दी ही इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, ये जानते हुए कि कोई भी इतनी इंसेन स्टोरी पर यकीन नहीं करेगा। उसे उस खतरे का एहसास होता है जिसमें वो फंस सकता था। वो इमेजिन करने लगता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। पूरी तरह डिस्करेज होकर वो खुद से सवाल करता है कि वो ये सब इन्वेस्टिगेट कर ही क्यों रहा है, जबकि वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया, वो सब कुछ भूलने वाला है और अब अपनी रियल वर्ल्ड पर फोकस करेगा। इसी के साथ वो तैयार होता है और ये ठान कर कि वो गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा। उस दिन से वो अपने दोस्तों से फिर से कनेक्ट होता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। बेक वू ह्यून स्कूल जाना शुरू करता है और बाकी सब की तरह बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्लासरूम में भी उसकी पीठ पर बने जख्म उसे हर चीज की याद दिलाते हैं जिससे वो गुजरा है। तभी एक भयानक काली आवाज उसे हॉन्ट करने लगती है, ये सवाल पूछते हुए कि क्या वो सच में वापस आने में कामयाब रहा है। अचानक वो बुरी तरह चौंक कर पीछे मुड़ता है, जैसे उसने कोई अजीब प्रेजेंस फील की हो। वो क्लासरूम में चारों तरफ देखता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वो सारी पुरानी विजन्स तेजी से वापस आने लगती हैं, जहां वो रूहें बदले की मांग कर रही हैं और उसे जान से मारने के लिए चिल्ला रही हैं। अपने इस ब्रेकडाउन के बीच वो गलती से अपना फोन डेस्क से नीचे गिरा देता है, जो एक लाउड क्लैटर के साथ गिरता है। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं, ये सोचते हुए कि इस अजीब लड़के को क्या हुआ। इस प्रेशर को हैंडल ना कर पाने की वजह से वो क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर में भाग जाता है, एकदम खोया खोया सा। वो दीवार के सहारे टिक जाता है और एक साए जैसा हाथ उसके कंधे को छूता है, उसका नाम विस्पर करते हुए। जब उसके एक क्लासमेट ने उसे टच किया तो वो रिएक्शन में इंस्टिंक्ट के साथ लड़के का हाथ जोर से पकड़ लेता है। बेक बिना सोचे समझे उसका हाथ ट्विस्ट कर देता है, जिससे वो स्टूडेंट इस अचानक हुए हमले से शॉक रह जाता है। ठीक तभी उसे खुद की एक हॉरिफाई करने वाली विजन दिखती है, जहां उसने खून से सना हुआ खंजर पकड़ा है और किसी पर पीछे से अटैक करने की याद उसके दिमाग में भर जाती है। वो लड़का पूछता है कि वो कर क्या रहा है, जिससे आखिरकार वो रुकता है और अपने होश में वापस आता है। वो अपने क्लासमेट को छोड़ देता है और माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो डर गया था और बिना सोचे समझे एक्ट कर बैठा। वो स्टूडेंट कमेंट करता है कि बाकी सब ने भी हाल ही में उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया है। खुद को काम करने के लिए वो वेंडिंग मशीन से एक सोडा लेता है और कैन खोलता है। इसके बाद वो कोर्टयार्ड में एक बेंच पर अकेला बैठता है, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश में। लेकिन उन्हीं काली रूहों में से एक उसके कदमों के पास मटीरियलाइज होती है, उसका नाम विस्पर करते हुए। वो सारी आवाजें उसे घेर लेती हैं, उससे वापस जाने और उनका बदला लेने की भीख मांगने लगती हैं। लेकिन वो उन्हें रुकने को कहता है। तभी नायन वहां आ पहुंचती है, उसका नाम चिल्लाते हुए। जब वो उसे पूरी तरह डिस्पेयर में देखती है, वो फिक्र के साथ उसके पास आती है, ये कहते हुए कि वो काफी पेल यानी पीला लग रहा है, और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वो इसे टालने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं है, पर यह साफ दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है। वो लड़की हेल्प ऑफर करती है और उसी पल उसे आखिरकार कुछ रियलाइज होता है। वो लड़की को गुड बाय कहता है, ये बताते हुए कि वो वापस जा रहा है, जबकि वो रूहें अभी भी उसके कदमों के पास ही रहती हैं। सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे कमरे में जहां एक कैप्सूल रखा है और उसे एहसास होता है कि ये टॉर्चर खत्म नहीं होने वाला। तो क्योंकि वो रूहें उसे चैन से नहीं रहने देंगी, वो डिसाइड करता है कि वो इसे खत्म करके रहेगा। मशीन पर हाथ रखते हुए वो सोचता है कि अब ये दुनिया भी उस नर्क से अलग नहीं है। वो एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कैप्सूल के अंदर बैठता है, उस जगह वापस जाने के लिए। लेकिन इस बार वो इंश्योर करेगा कि वो इसे सही तरीके से खत्म करे, एक ही बार में हमेशा के लिए। एक सिस्टम मैसेज उसका वेलकम करता है और वो गेम के ट्यूटोरियल में प्रकट होता है।
आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो इन गेम लेबोरेटरी के वेटिंग रूम में है, पर वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो नर्क में वापस जाना चाहता था, इस पीसफुल जगह पर नहीं। सिस्टम उससे उसका अपीयरेंस कंफर्म करने को कहता है और वो अभी के लिए ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो सेटिंग्स में जाकर कॉम्बैट असिस्टेंस को ऑफ कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है। इसी के साथ गेम स्किल कॉन्फ़िगरेशन पर मूव करता है, उसे एक एलिमेंट चुनने को कहता है। फिर हमें स्किल ट्री दिखाया जाता है जिसे कैरेक्टर को मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है। इस पूरे एलिमेंट स्ट्रक्चर को बिल्ड कहा जाता है और इसके लिए तो प्रोफेशनल रिसर्चर्स भी होते हैं। तब उसे वो बिल्ड याद आती है जिसने उसे सुपर ह्यूमन बनाया था और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सिलेक्ट कर लेता है। अचानक एक लाउडस्पीकर ऑन होता है और एक आवाज उसे टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 48 कहकर बुलाती है। वो आवाज उसे इन्फॉर्म करती है कि पिछले एक्सपेरिमेंट को 1 हफ्ता बीत चुका है, जिससे वो खामोश रह जाता है। उसे रियलाइज होता है कि गेम कन्वीनियंटली अवेकनिंग के प्रोसेस को स्किप कर देता है, जो कि असल में टॉर्चर है। आखिरकार वो सोचता है कि कोई भी दिमाग वाला इंसान गेम में उस दर्द से नहीं गुजरना चाहेगा। वो आवाज फिर उसे अगले कमरे में एंटर करने को कहती है ताकि अगला एक्सपेरिमेंट शुरू हो सके, लेकिन अंदर देखते ही उसका सामना एक विशाल कॉम्बैट रोबोट से होता है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो उस मशीन को पहचान लेता है, एक एटिनल रोबोट जिसे प्रोजेक्ट के टेस्ट सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ पहला ट्यूटोरियल मिशन सामने आता है जो उसे उस जायंट रोबोट को हराने का टास्क देता है। लेकिन वो कुछ नोटिस करता है और उसे एहसास होता है कि ये उस मशीन के सबसे पुराने मॉडल्स में से एक है। उसी पल एक दर्दनाक याद वापस आती है, जहां एक छोटा बच्चा उससे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसे वो कत्लेआम याद आता है जो उस रोबोट ने मचाया था, उसके सामने खड़े हर एक इंसान को बेरहमी से मारते हुए। उसकी लाल आंख चमकती है और मशीन अटैक के लिए तैयार हो जाती है। फिर एटिनल पूरी स्पीड से उसकी तरफ लपकता है, उसे बिना किसी रहम के कुचलने के लिए। पर वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि यहाँ के हालात भी बिल्कुल उस नरक यानी हेल जैसे ही हैं। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगती हैं और वो रिसर्चर की इस बेरहमी पर गुस्से से भर जाता है। एटिनल तभी एक भयानक वार करता है, सीधा प्रोटैगनिस्ट के चेहरे को निशाना बनाते हुए। हालांकि कमाल की स्पीड के साथ वो बिना किसी दिक्कत के उस स्ट्राइक को डॉज कर देता है। मशीन अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, अपना लगातार हमला जारी रखते हुए, पर वो एक बार फिर डॉज करता है, रोबोट की बॉडी के काफी करीब पहुंचते हुए। वो मशीन पर एक हाथ रखता है, ये सोचते हुए कि इसका फाइनल वर्जन तो काफी स्ट्रांग है, पर ये वाला तो एकदम कमजोर यानी वीक है। और सिर्फ एक ही ब्लो में वो रोबोट का सिर उड़ा देता है, अपनी असली ताकत का जलवा दिखाते हुए। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि रोबोट के पुर्जे हर तरफ उड़ जाते हैं, पूरे कमरे के फ्लोर पर बिखरते हुए। फिर लाउडस्पीकर पर वही आवाज आती है कि एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और ये कि वो कमाल था, ट्यूटोरियल मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है, और वो आवाज उसकी स्किल्स की तारीफ करती है। लेकिन जैसे ही वो अगला टेस्ट शुरू करने वाले होते हैं, प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी जमा होने लगती है। अचानक एक अलार्म बजने लगता है और वो आवाज डेस्परेशन में गवर्नमेंट इन्वेजन के बारे में चिल्लाने लगती है। फिर एक औरत पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लेती है और सभी विक्टिम्स के लिए एक मैसेज देती है। वो सबसे कहती है कि अपनी ताकत का यूज करो और यहां से बाहर निकलो, और वो उसकी आवाज पहचान लेता है। इसी के साथ दूसरा ट्यूटोरियल मिशन सामने आता है जो उसे लैब से एस्केप करने को कहता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसे समझ आता है कि सबसे पहला काम यहां से बाहर निकलना है। वो उस तबाह हुए हॉलवे में दौड़ता है, ये सोचते हुए कि अब तक कितने धमाके हो चुके होंगे। एक कॉर्नर मुड़ते ही वो देखता है कि जगह आग की लपटों में घिरी है और उसका सामना एक जख्मी सोल्जर से होता है। सोल्जर उसे एक विक्टिम के रूप में पहचानता है और कहता है कि क्योंकि वो यहां तक पहुंच गया है तो पक्का वो एस्केप करना चाहता होगा। उसकी मदद करने के लिए सोल्जर एक डिवाइस एक्टिवेट करता है, ये कहते हुए कि वो इसमें उसका हाथ बता सकता है। उसी के साथ एक दीवार खुलती है जिसके पीछे एक आर्मरी यानी हथियारों का जखीरा दिखता है और वो उससे कहता है कि जो चाहिए उठा लो। वो उसे एक फ्लेयर भी देता है और कहता है कि बाहर निकलते ही इसे यूज करना ताकि रेस्क्यू मिल सके। तुरंत बाद उस सोल्जर का हाथ नीचे गिर जाता है और बाइक सोचता है कि क्या ये अभी मर गया। वो कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहता है, अपने सामने हथियारों के ढेर को घूरते हुए। पर उस तबाह हुए रोबोट को देखकर उसे याद आता है कि ये तो सिर्फ एक गेम है और ये पक्का कोई कट सीन होगा। फायर आर्म्स यानी बंदूकों को इग्नोर करते हुए वो एक सिनिस्टर दिखने वाली हंसा यानी स्काइथ उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस वेपन को पकड़ता है, उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो रूहें उसे फिर से घेर लेती हैं। सीन कट होता है एक लड़की पर जो देश के सबसे मशहूर गेम को खेलने के ख्याल पर ठंडी आह भरती है। ये कैंग सोयल है, एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर जो शिकायत कर रही है कि उसकी हिपस्टर प्राइड को चोट पहुंची है। चैट में व्यूअर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो अपना बचाव करती है, ये कहते हुए कि ये उन्हीं का चुना हुआ एक डेयर था। वो कहती है कि वादा तो वादा है और उसने अपने व्यूअर से किया हुआ कोई वादा कभी नहीं तोड़ा। पर चैट बहुत निर्दयी है और वो तुरंत वो सारी बातें याद दिला देते हैं जब उसने अपने वादे तोड़े थे।
टॉपिक बदलने के लिए वो अनाउंस करती है कि वो रिवर्स प्लैनेट को बीट करने का चैलेंज शुरू कर रही है। गेम में वो अपने कैरेक्टर का अपीयरेंस सेव करती है और फायर एलिमेंट चुनती है। फिर वो कॉम्बैट असिस्टेंट सेटिंग पर पहुंचती है जो 50% पर सेट है, पर चैट फ्लडिंग शुरू कर देती है। उसे इसे 0 करने को कहती है ताकि वो बिना किसी मदद के ट्यूटोरियल क्लियर करे। उसे अपनी रिसर्च याद आती है और वो जानती है कि बिना हेल्प के इसे बीट करने का चांस लगभग 0 है। वो सोचती है कि वो गेम में अच्छी है, पर बिना हेल्प के खेलना नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो मना करने वाली होती है, एक क्वेस्ट पॉपअप होता है जिसमें उसके लिए बहुत बड़ा कैश रिवॉर्ड है। अपनी चमकती आंखों के साथ वो तुरंत अपना इरादा बदल देती है, ये कहते हुए कि एक सच्चा स्ट्रीमर इसे जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो वो अनाउंस करती है कि वो बिना असिस्टेंस के खेलेगी और एक्साइटमेंट में चैलेंज शुरू करने दौड़ती है। एक गेट के सामने खड़े होकर वो चैट से पूछती है कि क्या वो इस आइडिया को लेकर श्योर है। नतीजा एकदम डिजास्टर निकलता है। वो 2 मिनट में ढेर हो जाती है और रोने लगती है, ये शिकायत करते हुए कि ये कितना अनफेयर है। चैट में व्यूअर्स एक हद तक तो सहमत होते हैं, पर उस रोबोट से हारने पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वापस स्टार्ट पर पहुंचकर वो कहती है कि अब बस उसे एस्केप करना है, पर एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है। दूसरा मिशन शुरू होता है और गेम उसके लिए ऑटोमेटिक पार्टी सर्च शुरू कर देता है। वो सोचती है कि क्या पार्टी के साथ इसे बीट करना अभी भी वैलिड माना जाएगा, पर चैट उस पर इल्जाम लगाती है कि वो कैरी होना चाहती है। हालांकि पार्टी सर्च फेल हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि गेम तो बहुत पॉपुलर है। पर तब चैट समझाती है कि वो सिर्फ उन्हीं के साथ खेल सकती है जिन्होंने कॉम्बैट असिस्टेंस ऑफ किया है। व्यूअर्स उस पर हंसते हैं, क्योंकि अब वही है जिसे पूरी टीम को कैरी करना पड़ेगा। जैसे ही वो मिशन कैंसिल करने वाली होती है, सिस्टम को एक पार्टी मिलती है और वो गेम के अंदर खींच लेता है। वो चिल्लाते हुए टेलीपोर्ट होती है कि उसकी तो वाट लग गई, पर अचानक रुक जाती है जब वो अपने सामने कुछ देखती है। वो लोकेशन पर पहुंचती है और फ्लोर पर तबाह हुए रोबोट्स का ढेर देखकर दंग रह जाती है। पूरी तरह से शॉक में वो अपनी चैट से कहती है कि सिचुएशन सीरियस है और कोई मजाक नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है, उसे रियलाइज होता है कि उसने ये सारा डैमेज करने के लिए किसी वेपन का यूज तक नहीं किया था। ये देखकर वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है, ये सोचते हुए कि उसे कैरी करने के लिए एक परफेक्ट बंदा मिल गया है। सीन कट होता है एक खूनी चाकू पर जो धीरे धीरे अंधेरे फ्लोर पर टपक रहा है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है जो रोबोट्स के ढांचों हस्क्स के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में एक सिनिस्टर पर्पल चमक है और वो धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाता है। लड़की बड़ी सावधानी से उसे आवाज देती है। हॉलवे में खड़े उस शख्स को एक्सक्यूज मी कहती है, पर पलक झपकते ही वो वहां प्रकट होता है और चाकू सीधा उसकी गर्दन पर टिका देता है। खून से लथपथ वो उसे एकदम करीब से घूरता है, जिससे सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। वो शॉक में है। ब्लेड उसके चेहरे के इतने पास है कि उसे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे। छुपती हुई वो उससे खुद को बचाने की भीख मांगती है और वो माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उससे गलती हो गई। वो उसके सूट से उसे पहचान लेती है और साथ चलने को कहती है, क्योंकि वो दोनों एक ही पार्टी में हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रीमर कॉन्ग सोयोल के तौर पर देती है और पूछती है कि क्या वो उसे रिकॉर्ड कर सकती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि उसका चेहरा छुपा हुआ है, पर वो अचानक चलना बंद कर देता है। वो हैरान होती है कि वो इतनी अचानक क्यों रुक गया। उसके रिएक्शन से वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। तभी हॉलवे में कई सारे सोल्जर्स प्रकट होते हैं, ये चिल्लाते हुए कि उन्हें उसे जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है, और बिना कुछ सोचे समझे वो उन दोनों पर बिना किसी रहम के गोलियां चला देते हैं। स्ट्रीमर डेस्परेशन में जमीन पर गिर जाती है, ट्यूटोरियल की इस इनसेन डिफिकल्टी की शिकायत करते हुए। फिर वो उस बंदे की फिक्र करने लगती है जिसे उसे कैरी करना था, और गोलीबारी के बीच उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। पर वो हवा में ही हर एक गोली को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे ये उसके लिए कुछ भी ना हो। फिर वो अपनी वेपन की चेन का यूज करके इधर उधर झूलने लगता है और सोल्जर्स पर चार्ज कर देता है। वो एक टोटल ब्लर बन जाता है, सबको ढेर करते हुए, जिससे वो लड़की और उसकी चैट शॉक में रह जाते हैं। छुपती हुई वो चैट से पूछती है कि क्या ये नॉर्मल है, क्योंकि ये सब बिल्कुल पागलपन लग रहा है। वो सवाल करती है कि वो आखिर कौन सी स्किल यूज कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखों का रंग तक बदल गया है। तभी एक व्यूअर समझाता है कि ये परफेक्ट बीइंग स्किल है, जिससे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद आता है कि ये तो एक बेकार स्किल है जो दूसरी एबिलिटीज के यूज को रोक देती है। तब हमें परफेक्ट बीइंग स्किल के बारे में पता चलता है, जो गेम के एलिमेंट्स में से एक है। ये फिजिकल स्टैट्स को तो बहुत बढ़ा देती है, पर बदले में ये आपको कोई भी दूसरी स्किल यूज करने से रोक देती है, और इस बड़े ड्रॉबैक की वजह से इसे गेम की सबसे घटिया स्किल माना जाता है। स्ट्रीमर को ये बहुत अजीब लगता है कि कोई ऐसा बिल्ड क्यों चुनेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो सोचती है कि शायद ये सिर्फ स्टैट्स पर फोकस करने की कोई स्ट्रैटेजी हो, पर वो अभी भी लेवल 1 पर है। पर फिर वो ऐसे मूव्स कैसे कर पा रहा है, सब कुछ ऐसे डॉज कैसे कर पा रहा है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर वो उस मिस्टीरियस प्लेयर की असली पहचान के बारे में सोचने लगती है। पलक झपकते ही वो एक और सोल्जर का काम तमाम कर देता है, एक बेरहमी और खतरनाक वार के साथ। और बस ऐसे ही वो हॉलवे साफ कर देता है, अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ते हुए। हालांकि काली आवाजें उसके कान में फुसफुसाती हैं, ये कहते हुए कि ये अभी भी काफी नहीं है। वो उसे घेर लेती हैं और एक और भी ज्यादा क्रूअल बदले, क्रूअलर रिवेंज की मांग करती हैं, क्योंकि वो सैटिस्फाइड नहीं है।
अचानक हॉलवे के अंत में एक स्नाइपर प्रकट होता है उसे शूट करने की तैयारी में। स्नाइपर का स्कोप टारगेट पर लॉक हो जाता है, आखिरी शॉट लेकर सब खत्म करने के लिए। सोयोल खतरे को भांट लेती है और चिल्लाती है, उसे वॉर्न करने की कोशिश करती है कि उसे गोली लगने वाली है, पर एक तेजी भरे मूड में वो उसे खींच लेता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करता है, शॉट्स को ब्लॉक करते हुए। स्नाइपर रुकता नहीं है और गोलियां चलाता रहता है जो पूरे हॉलवे में रिकोशे हो रही हैं। ये देखकर कि उसका निशाना चूक गया, स्नाइपर गुस्से में आ जाता है जबकि स्ट्रीमर जमीन पर पड़ी है। पर वही गन जो उसने उठाई की वो पलटवार करती है और सोल्जर को एक परफेक्ट हेडशॉट मारती है। वो सुकून की सांस लेकर जमीन पर लेटी रहती है जबकि चैट उस पर प्रोटैगनिस्ट का किल चुराने का इल्जाम लगाती है। फिर वो उसके पास आता है और उससे पूछती है कि उस बंदे को गोली मारकर कैसा लगा। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ वो शेख ही बघारती है कि कम से कम वो काम तो आई। अचानक एक याद सामने आती है, एक छोटी बच्ची की जो खुशी से उसका नाम पुकार रही थी। ये उसके पास्ट का एक फ्लैशबैक है, उस भयानक जगह के बाकी कैदियों के साथ। प्रेजेंट में वापस आते हुए वो उसे आवाज देती है, पर वो बस उसे एक ठंडी और दूर की नजर से घूरता है। वो नर्वस हो जाती है और पूछती है कि क्या वो गुस्सा है, पर वो कोल्डली जवाब देता है कि वो नहीं है। वो कहता है कि उसने बहुत मदद की और चैट उसकी इस काइंडनेस पर पागल हो जाती है। पूरी एक्साइटेड होकर वो पूछती है कि क्या वो ट्यूटोरियल साथ में कर सकते हैं, और वो बस हाँ कह देता है। चलते हुए वो बताता है कि उसका नाम बैक ऊ युन है, जिससे वो लड़की हैरान रह जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या ये सच है कि उसने परफेक्ट बीइंग स्किल चुनी है, और वो इस बात को कंफर्म करता है। क्यूरियस होकर वो जानना चाहती है कि वो गोलियां कैसे डॉज करता है, पर वो कहता है कि उसे गेम्स पसंद नहीं है। वो अचानक चलना बंद कर देता है और वो कंफ्यूज होकर इस अनएक्सपेक्टेड ब्रेक की वजह पूछती है। बैक वॉर्न करता है कि उनके 20 मीटर आगे 2 ईडनल रोबोट्स हैं। वो शॉक में है क्योंकि ये जानने के लिए उसके पास कोई डिटेक्शन स्किल्स तो है नहीं। पर कुछ ही पलों बाद हॉलवे में 2 रोबोट्स प्रकट होते हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि वो सही था। वो उनकी तरफ बढ़ता है, ये कहते हुए कि असल में उसे कभी गेम का कोलिजियम खेलने में बड़ा मजा आता था। एक डार्क ऑरा के साथ वो आगे लपकता है और उन रोबोट्स में से एक पर भयानक वार करता है। ब्लो सीधा निशाने पर लगता है, जिससे एक धमाका होता है और वो मशीन पूरी तरह तबाह हो जाती है। वो अपनी बात जारी रखता है कि जब वो कोलिजियम में था तो वो काफी इंटेंसली खेलता था। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो रिवील करता है कि वो रैंकिंग्स में जगह बनाने में भी कामयाब रहा था, और एक और ब्लो के साथ वो आखिरी रोबोट का काम तमाम कर देता है, रास्ता एकदम साफ करते हुए। चैट पूरी पागल हो जाती है और सॉयल उससे पूछती है कि क्या कोलिजियम रैंकर होना इतनी बड़ी बात है। तब उसे समझाया जाता है कि उस जमाने में वो रैंकर्स आगे चलकर प्रो प्लेयर्स बनते थे, जैसे कि मशहूर बैटलर। वो एकदम शॉक में आ जाती है क्योंकि बैटलर सबसे फेमस प्रोफेशनल प्लेयर है, वही रियल फ्रॉस्ट। बेक फिर उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो इस नई डिस्कवरी से एक्साइटेड होकर उसके पीछे पीछे चल देती है। वो हॉलवे के अंत में पहुंचते हैं जहां एक मास्क मैन उनका इंतजार कर रहा होता है, ये कहते हुए कि वो लोग कश्मकश करते हुए यहां तक खिंची आए। वो आदमी उन्हें धमकी देता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान, मलिशियस स्माइल है, और वो कहता है कि ये जगह उनकी कब्र बनेगी। ये ट्यूटोरियल बॉस है कैप्टन ऑफ द गार्ड, जो उन्हें वार्न करता है कि जल्द ही वो अपने बाकी साथियों से मिलने वाले हैं। ये सुनकर बेक का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वो गुस्से और बदले की आग से भर जाता है। उसे अपने मरे हुए दोस्तों की रूहें जमीन पर तड़पती हुई दिखाई देती हैं। वो आवाजें उसके कान में फुसफुसाती हैं कि जल्दी करो और उस कमीने को खत्म करो जिसने उन्हें मिटा दिया था। कैप्टन तभी उन पर चार्ज करता है, ये चिल्लाते हुए कि वो यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। सॉयल मदद के लिए पोजीशन लेती है और बेक को कवर देने के लिए शूटिंग शुरू कर देती है, पर गोलियां बॉस से टकराकर रिकोशे हो जाती हैं क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए किसी तरह का बैरियर यूज कर रहा है। वो उसे चिल्लाकर कहती है कि वो सपोर्ट देगी, पर बेक बस उसे एक खाली नजर से घूरता है। वो सोचता है कि भले ही ये गेम है, पर वो इस आदमी से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, और सिर्फ एक ही ब्लो में वो कैप्टन को दे मारता है, जिसे उस इम्पैक्ट की ताकत का एहसास तुरंत हो जाता है। वो टक्कर एक पावरफुल शॉक वेव पैदा करती है जो बॉस को पूरी फोर्स से पीछे ढकेल देती है। स्ट्रीमर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या। कैप्टन गुस्से में वापस उठता है और प्रोटैगनिस्ट को एक घिनौना और तुच्छ कीड़ा बुलाता है, और अपने हाथों को एक बर्फीली ऑरा में लपेटकर वो पूरी ताकत से बैक पर टूट पड़ता है। वो बड़ी आसानी से उस आइस अटैक को डॉज कर देता है, जिससे वहां का फ्लोर ही तबाह हो जाता है जहां वो खड़ा था। कैप्टन भड़क जाता है और पूछता है कि वो कब तक उसके अटैक्स डॉज कर पाएगा। फिर वो एक स्पिनिंग आइस अटैक लॉन्च करता है जो तेजी से बेक की तरफ बढ़ता है। वो ब्लो उसे हवा में उड़ा देता है और वो पूरी फोर्स से हॉलवे की दीवार से जा टकराता है, पर वो वापस खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है, दुश्मन के अटैक का पलटवार करने के लिए तैयार। एक डायरेक्ट हिट के साथ वो अपनी मुट्ठी कैप्टन के चेहरे पर दे मारता है, जिसे उस इम्पैक्ट का एहसास होता है। बॉस उस ब्लो की ताकत से पीछे हटता है, जबकि बैक उसे एक सीरियस लुक से घूरता है। अचानक रूहों की आवाजें फुसफुसाती हैं, उसे अपनी पूरी ताकत अनलीश ना करने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि कैप्टन इतनी आसानी से नहीं मर सकता, और वो उससे उसे टुकड़े टुकड़े करने की मांग करती हैं। बिना कुछ समझे कैप्टन हैरान होता है कि एक मामूली टेस्ट सब्जेक्ट में इतनी ताकत कहां से आई। बैक फिर अपने हाथों को देखता है और कोल्डली जवाब देता है, ये कहते हुए कि ये सब उसकी वजह से ही है।
और एक आखिरी ब्लो के साथ हर तरफ खून के छींटे उड़ते हैं और ये फाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सिस्टम विक्ट्री कंफर्म करता है और सॉयल स्पीचलेस रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो सेलिब्रेट करती है कि आखिरकार उन्होंने बॉस को हरा दिया, जबकि बैक अभी भी उस बॉडी के ऊपर खड़ा रहता है। वो फिर आखिरी वार करने की तैयारी करता है, पर स्ट्रीमर उसे आवाज देती है कहते हुए कि अब निकलने का वक्त हो गया है। वो मान जाता है और मुड़कर निकलने लगता है, कैप्टन की बॉडी को फ्लोर पर ही छोड़कर। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं, सॉयल सुकून में सेलिब्रेट करती है कि आखिरकार वो एस्केप करने में कामयाब रहे। उसी वक्त सिस्टम उनकी सक्सेस कंफर्म करता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो मेन स्टोरी जारी रखेगा, पर वो मना कर देता है। उसे कहता है कि आज के लिए इतना काफी है और वो वहीं रुक रहा है। वो फिर उसे 1 मिनट रुकने को कहती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए एक प्रपोजल है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। स्ट्रीमर अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करती है, अपनी चैट के साथ सेलिब्रेट करते हुए कि चैलेंज सक्सेस रहा। इसके बाद वो उसकी तरफ मुड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है, और वो पूछता है कि प्रपोजल क्या है। एक होपफुल लुक के साथ वो पूछती है कि क्या वो उसके स्ट्रीम्स पर रेगुलरली आना चाहेगा। वो थोड़ा कंफ्यूज लगता है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो मेन क्वेस्ट्स और पीवीपी पे फोकस करेगी। लड़की जोर देती है कहते हुए कि वो उसके शेड्यूल के हिसाब से काम करेगी और यहाँ तक कि उसे पे भी करेगी, पर वो इस इन्विटेशन को ठुकरा देता है और उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि जिद करने का कोई फायदा नहीं है। वो फिर पूछती है कि क्या वो कम से कम उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकती है, और वो आखिर में मान जाता है। जाने से पहले वो गुड बाय कहती है और बताती है कि खेलकर बड़ा मजा आया, फिर गेम से लॉग आउट कर देती है। दोबारा अकेला होने पर वो सोचता है कि आखिरकार उसने गेम का ट्यूटोरियल खत्म कर लिया, पर एक शक पैदा होता है और वो हैरान होता है कि वो अब तक उस तरफ वापस क्यों नहीं लौटा। वहीं कहीं और कोई कंप्यूटर पर तेजी से टाइपिंग कर रहा है, उस इंसिडेंट के बारे में पोस्ट करते हुए। उस वक्त बैक को अंदाजा भी नहीं था कि उसके गेम प्ले से इंटरनेट पर कितना बड़ा हंगामा मचने वाला है, और उसके ऊपर से एक अनोनिमस डोनेशन प्रकट होता है जिसमें एक सिनिस्टर मैसेज है, सवाल करते हुए कि रियलिटी में वापस आकर कैसा लग रहा है। सीन प्लैनेट अर्थ के हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है, वही कंपनी जिसने ये गेम बनाया था। अंदर पूरी टीम क्राइसिस मोड में थी, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। भाई बैक ने तो ट्यूटोरियल में ही सिस्टम हिला दिया। एक एम्प्लॉय गेम प्ले को रिव्यू करता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि वो फिर से वही देख रहा है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस बंदे ने बिना किसी वेपन और बिना ऑटो एम के एक बॉस को ढेर कर दिया। परेशान होकर बॉस पूछता है कि क्या वो लोग श्योर हैं कि ये कोई हैक नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन साफ कहता है कि उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है और प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं मिले। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने दीवारों के पार चलने वाले हैकर से लेकर हर तरह के लोग देखे हैं, पर उसने आज तक इतनी अब्सर्डली प्रिसाइज मूवमेंट कभी नहीं देखी। वो नौजवान फिर चिल्लाता है कि कंट्रोल का ये लेवल चीट्स के साथ भी रेप्लिकेट करना नामुमकिन है। फिर बॉस ये पॉसिबिलिटी जताता है कि शायद ये कोई नया अननोन टाइप का हैक हो सकता है। जो भी हो, वो डिसाइड करता है कि उन्हें इस सिचुएशन को जल्द से जल्द वेरीफाई करना होगा। सीन कट होता है वू युन पर, जो एक कॉफी शॉप में नियॉन के साथ बात कर रहा है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या ऑनलाइन कम्युनिटीज में उसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। एकदम एक्साइटेड होकर वो कंफर्म करती है कि उसके प्ले को लेकर इंटरनेट पर पूरा केओस है। नियॉन उसे दिखाती है कि हर कोई उसकी अचीवमेंट को एक कंफर्म्ड हैक मान रहा है। नियॉन कहती है कि वीडियो देखकर वो दंग रह गई थी, और वू युन कमेंट करता है कि ये किस्मत की बात थी कि उसने उसे पहचान लिया। वो कहती है कि वो जानती थी कि वो अच्छा है, पर इतना अच्छा है ये नहीं पता था, और अब वो समझ गया है कि उसे वो मैसेज क्यों मिला। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि वो किस मैसेज की बात कर रहा है, पर वो थोड़ा हिचकिचाता है। पर तभी उसके दिमाग में घंटी बजती है और वो चिल्लाकर पूछती है कि क्या गेम कंपनी ने उससे कांटेक्ट किया। शॉक में वो पूछती है कि क्या वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो हैक यूज कर रहा है, और वो बस हाँ कह देता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ये इन्विटेशन उस स्ट्रीमर के जरिए आया है जिसने उसका मैच ब्रॉडकास्ट किया था। नियॉन को इससे मिलने वाली अटेंशन की चिंता होती है और वो पूछती है कि क्या वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, पर वू युन को लगता है कि गेम डेवलपर्स से बात करने का ये उसका इकलौता मौका है, तो आखिरकार वो कंफर्म करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा, जिससे उसकी दोस्त बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि अपना नाम साफ करने के लिए अच्छा है, पर वो कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियॉन इंसिस्ट करती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल एकदम यूनिक है और उसे न पहचानना नामुमकिन होगा। वो समझाती है कि प्रो प्लेयर्स भी अपनी हैबिट्स से पहचाने जाते हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाता है। सुकून से बैठते हुए वो कहती है कि वो खुश है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इससे वो स्ट्रीमर बच जाएगी। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे अपने और उस लड़की के बीच कोई कनेक्शन नहीं दिखता, पर वो थोड़ी इम्पेशेंट लगती है। वो समझाती है कि हेटर्स पहले उस पर अटैक करते, पर जल्द ही वो अपना फोकस स्ट्रीमर की तरफ मोड़ देते। स्ट्रीमर के बारे में सोचते हुए वू युन अपने ग्लास को घूरता है और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेता है। सीन बदलता है कैंग सॉइल पर, जो उसका मैसेज पाकर सेलिब्रेट कर रही है एकदम रिलीव्ड होकर। वो पहले ही इमेजिन कर रही है कि इस इवेंट से उसकी व्यूअरशिप का धमाका हो जाएगा। अपने कंप्यूटर के सामने वो अनाउंसमेंट तैयार करना शुरू करती है, सबको रेडी रहने के लिए कहती है। इसी के साथ हैक कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए स्ट्रीम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिश हो जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं और रिवर्स प्लैनेट गेम में आखिरकार सच सामने आने का वक्त आ जाता है। वू युन का कैरेक्टर प्रकट होता है और स्ट्रीमर सॉयल एक्साइटमेंट में उसका स्वागत करती है।
वो उसके पास दौड़ कर आती है और उस सारी दिक्कत के लिए माफी मांगती है, पर वो कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा। फिर वो पूछता है कि क्या उसे भी शक है कि वो कोई चीट यूज कर रहा है, पर सॉइल मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने उसकी आंखों में वो पागलपन देखा था और वो झूठ नहीं हो सकता। उसे उसका जवाब अजीब लगता है और वो उसे कहती है कि उन्हें जल्द ही स्ट्रीम शुरू करनी चाहिए। एक स्माइल और वेव के साथ सॉइल लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और सबका वेलकम करती है। वो व्यूअरशिप देखकर हैरान है और अनाउंस करती है कि वू यून वहां कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए आया है। दुनिया भर की शांति के साथ बैक वू यून सभी व्यूअर्स को फॉर्मली अपना इंट्रो देता है। सॉइल चैट से ढंग से बिहेव करने को कहती है और शुरू करने से पहले कंट्रोवर्सी पर उसका ओपिनियन पूछती है। वो कहता है कि उसे ये बात ही अब्सर्ड लगती है कि ये कोई कंट्रोवर्सी भी है, जिससे चैट 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सॉइल फिर अनाउंस करती है कि आज के वेरिफिकेशन के लिए उनके पास एक स्पेशल गेस्ट है। उसी पल एक नीली रोशनी में से एक आदमी निकलता है और अचानक उनके सामने आ जाता है। वो अपना इंट्रो पार्क गम युन के तौर पर देता है, जो गेम कंपनी का हेड ऑफ ऑपरेशंस है। वू युन को रियलाइज होता है कि इस बंदे को पक्का कुछ पता होगा और वो टेस्ट के बाद उससे सवाल जवाब करने का प्लान करता है। तो स्ट्रीमर वहां होने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और तमीज से वू युन को इंट्रोड्यूस करवाती है। लीगर उस प्लेयर को एनालाइज करता है, सोचते हुए कि बाहर से तो ये कुछ स्पेशल नहीं लग रहा। इसी के साथ वो आदमी कहता है कि वो उन्हें ऑफिशियल वेरिफिकेशन एरिया तक ले जाएगा। उन्हें एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम में ले जाया जाता है, जिससे सॉइल काफी इंप्रेस्ड है। जीएम एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी बैटल्स को ऑब्जर्व करेंगे और वू यून नोट करता है कि वो यहां पहले कभी नहीं आया। लीडर पूछती है कि क्या प्लेयर टर्म्स से अग्री करता है और वो बिना हिचकिचाहे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो आदमी एक बड़े मेटल डोर के पास जाता है टेस्ट की तैयारी करने के लिए। दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर प्रोटैगनिस्ट का क्या इंतजार कर रहा था वो रिवील होता है। अंदर से लाल आंखों वाला एक बड़ा ट्रेनिंग रोबोट निकलता है। लीडर अनाउंस करता है कि वो इंटरमीडिएट रोबोट से शुरू करेंगे और वू यून फाइट पर फोकस करता है। एक पुरानी यादी उसे हॉन्ट करती है, जहां काले हाथ उसे पकड़ रहे हैं और बदले के लिए चिल्ला रहे हैं। लीडर अपने टैबलेट पर देखता है और एक स्माइल के साथ सोचता है कि अब वो एक दूसरे को मार देंगे, पर अचानक एक जोर की आवाज उसे चौंका देती है, जिससे वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि प्लेयर गया कहां। घबराया हुआ वो टैबलेट को फिर से देखता है और बार बार वही शब्द दोहराते रहता है, एक दूसरे को मार दो, मार दो। भाई वू यून तो पलक झपकते ही गायब हो गया। अब सिस्टम मैनेजर की तो फटने वाली है। स्क्रीन बहुत जोर से हिलने लगती है, मानो सीन की इंटेंसिटी से स्क्रीन ही फट जाएगी। वो डिवाइस उसके हाथों में चूर चूर हो जाता है और वो वहीं खड़ा रह जाता है। जो वो देख रहा है उस पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा। एक सिनिस्टर ऑरा में लिपटा हुआ वू यून बिना किसी वेपन के सिर्फ अपने नंगे हाथों से उस रोबोट को तबाह यानी अनाहिलेट कर देता है। ये देखकर लीडर को रियलाइज होता है कि ये कोई हैक नहीं था, बल्कि ये तो किसी अलग ही लेवल की पावर थी। वू यून उस रोबोट के मलबे पर अपना पैर रखता है, ये दिखाते हुए कि जंग कब की खत्म हो चुकी है। वो बड़े कूल अंदाज में लीडर को बताता है कि पहला टेस्ट पूरा हुआ और वो आदमी बस हक्का बक्का रह जाता है। लीडर कंफर्म करता है कि कोई हैक नहीं था, पर उसे लगता है कि फाइट कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई। फिर वू यून उससे एक खास तरीके से लड़ने को कहता है और हमारा हीरो बिना देर किए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हमें बताया जाता है कि ये टेस्ट ये प्रूव करने के लिए है कि वो कोई ऑटो कॉम्बैट हैक यूज नहीं कर रहा। फिर जीएम उसे एक चेन साइथ का यूज करके एक साथ 3 रोबोट्स को हराने को कहता है। वो आदमी सोचता है कि ये कंडीशंस बहुत ही ज्यादा अनफेयर हैं, जिससे जीतना लगभग नामुमकिन है। बिना किसी वार्निंग के 3 नए ट्रेनिंग रोबोट्स प्रकट होते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इतने बड़े डिसएडवांटेज में होने के बावजूद वू यून के चेहरे पर हारने का कोई निशान नहीं दिखता। वो फिर उस चेन को बहुत ही अब्सर्ड स्पीड से घुमाता है और सीधा उन पर लपकता है। एक अजाइल मूव के साथ वो रोबोट के अटैक को डॉज करता है और साथ ही अपना वार तैयार करता है। फ्लोर पर स्लाइड करते हुए वो नौजवान उस चेन का यूज खुद को आगे ढकेलने और अपने टारगेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए करता है। 1 सेकंड के अंदर वो उनमें से एक रोबोट को चेन से फंसा लेता है और उसे ही एक वेपन की तरह यूज करता है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चमकती है। वो फाइनल ब्लो के लिए अपने हर एक मूव को कैलकुलेट कर रहा है और पलक झपकते ही तीनों रोबोट्स तबाह हो जाते हैं। उन्हें रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। एकदम एक्साइटेड होकर सोयुल चिल्लाती है कि वो जानती थी कि उसकी चेन ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो जिंदा हो, पर लीडर उसे इग्नोर करता है, ये सोचते हुए कि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए काफी डेटा जमा कर लिया है। फिर भी उसे क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ये प्लेयर एक एडवांस्ड लेवल रोबोट को हरा पाएगा। एक स्मर्क के साथ वो डिसाइड करता है कि अब वो आखिरकार इस टेस्ट को उसकी लिमिट तक पुश करेगा। ठीक तभी एक नया दरवाजा खुलता है और पूरे अरीना में घना धुआं भर जाता है और उस अंधेरे में 2 लाल डरावनी आंखें चमकती हैं जो प्रोटैगनिस्ट को घूर रही हैं। एक नया रोबोट जो देखने में काफी इंसान जैसा है, धुएं के बीच से धीरे धीरे बाहर निकलता है।
जीएम फिर अनाउंस करता है कि आखिरी टेस्ट एडवांस्ड रोबोट मॉडल एडिबल के खिलाफ होगा। अब हीरो और रोबोट एक दूसरे के सामने एक टेंस खामोशी में खड़े हैं कि तभी अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक भयानक कत्ले आम की विजन फ्लैश होती है। वो एडिबल रोबोट फिर एक अजीब और खौफनाक मुस्कान देता है, जैसे वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा हो। अपनी आंखों में नफरत लिए वू यून अपना ऑरा अनलीश करता है, ये दिखाते हुए कि ये फाइट अब सीरियस होने वाली है। पलक झपकते ही वो मशीन आगे लपकती है और एक हाई स्पीड ब्लो मारती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है। उसके चेहरे पर बस एक छोटा सा कट आता है और वो इस चैलेंज को देखकर मुस्कुराता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है रोबोट के अटैक का पलटवार करने के लिए। एक भी पल बर्बाद किए बिना वो एक पावरफुल ब्लो के साथ काउंटर अटैक करता है और मशीन पर सटीक निशाना लगाता है। उनके बीच वारों का एक्सचेंज इतना इंटेंस होता है कि वो बैटल अरीना की दीवारों को ही तबाह कर देते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी पावर लाजवाब है और एक सिंगल ब्लो भी फेटल यानी जानलेवा हो सकता है। पर मामला तब और बिगड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उस रोबोट का आर्मर उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था। उसके अटैक से एक खरोच तक नहीं आई, जो उनके लेवल्स के बीच का बड़ा फर्क दिखा रहा था। एक मौका देखकर वो मशीन फिर से आगे बढ़ती है और उसे सोचने का वक्त तक नहीं देती। तो वो डिसाइड करता है कि वो बस बिना रुके अटैक करता रहेगा जब तक कि कोई वार निशाने पर ना लग जाए। दूर से देख रहे सोयुल और लीडर इस जंग की बेरहमी देखकर काफी टेंस है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि वो रोबोट के साथ बराबरी के टर्म्स में लड़ रहा है। धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट फाइट पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है और बाजी अपने फेवर में पलट देता है। इसी के साथ लीडर डिसाइड करता है कि उसने काफी देख लिया है और वो टेस्ट खत्म कर देता है। अचानक वो रोबोट एक नीली रोशनी में गायब हो जाता है, जिससे वू यून पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। जीएम समझाता है कि उसने मशीन को हटा दिया है क्योंकि उन्होंने पहले ही काफी डेटा जमा कर लिया था। फिर वो कंफर्म करता है कि कोई हैक नहीं था, ये प्रूव करते हुए कि वू यून की स्किल एकदम रियल है। एकदम एक्साइटेड होकर सॉयल सेलिब्रेट करती है कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो हैकर नहीं था, और सारे शक वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर वो ऑडियंस पर जोर देते हुए कहती है कि उसकी स्किल इतनी कमाल की है कि वो एक हैक जैसी लगती है। इसी के साथ वो स्ट्रीम खत्म करती है, जिसने 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स का पीक टच किया था। लीडर उन दोनों को पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू बोलता है, पर वू यून जवाब देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी इस ह्यूमिलिटी से इंप्रेस होकर जीएम जाने की तैयारी करता है, पर वो उसे रोक लेता है। वू यून कहता है कि उसे एक जरूरी सवाल पूछना है, जिससे वो आदमी काफी क्यूरियस हो जाता है। वो फिर पूछता है कि क्या गेम में कोई ऐसा बग है जो किसी को लॉग आउट करने से रोकता हो, पर लीडर साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने आज तक इतने बड़े एरर के बारे में कभी नहीं सुना। वो आदमी गुड बाय कहता है और नीली रोशनी में गायब हो जाता है, दोनों प्लेयर्स को अरीना में अकेला छोड़ते हुए। सॉयल उसे थैंक यू बोलती है और स्ट्रीम से मिले पैसे स्प्लिट करने का ऑफर देती है और वो उसे कांटेक्ट करने की इजाजत दे देता है। वो सोचती है कि उसे ऐसे ही जाने देना वेस्ट होगा, पर वो भांप लेती है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो हार मान लेती है, गुड बाय कहती है और वो भी गायब हो जाती है, बाद में उसे ढूंढने का वादा करते हुए। सीन फिर बदलता है, जहां नियॉन उसे पीवीपी मोड ट्राई करने के लिए कॉल करती है। हमें बताया जाता है कि पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर इस गेम की बुनियाद या कॉर्नरस्टोन है। वो पूछता है कि क्या इसलिए उसने उसे कॉल किया था, और वो उसे एक्साइटमेंट में लड़ने के लिए खींच ले जाती है। नियॉन इंसिस्ट करती है कि पीवीपी गेम का दिल यानी हार्ट है और उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। पर वू यून सोचता है कि जहां स्टोरी मोड उसे उसकी पुरानी दुनिया की याद दिलाता है, वहीं पीवीपी के पास कुछ नया ऑफर करने के लिए है। वो फिर डुअल से समझाना शुरू करती है, जो कि 1 से 1 या 2 से 2 की लड़ाई होती है। अगला वो उसे कॉन्फ्लिक्ट मोड दिखाती है, जिसमें 5 के 5 की टीम बैटल्स होती है। और आखिर में सर्वाइवल, एक बैटल रॉयल जहां आखिरी बचा हुआ शख्स ही विनर होता है। वो टीम बैटल का सुझाव देती है और उसके बिल्ड में मदद करने का ऑफर देती है, पर वो मना कर देता है। वो सोचता है कि वो पहले से ही एक परफेक्ट बिल्ड जानता है, वही बिल्ड जिसने उसे दूसरी दुनिया में मशहूर बनाया था। इसी के साथ वो अपनी स्किल्स कॉन्फ़िगर करना शुरू करता है, जबकि नियॉन मैच के लिए तैयार होती है। वो नौजवान डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट मिलिट्री बेस होना चाहिए, जो कि एक काफी खतरनाक लोकेशन है। नियॉन सुपर एक्साइटेड हो जाती है और मैच रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगती है, और वो आखिर में मान जाता है। खुशी के मारे वो बिना वक्त गवाए मैच शुरू करने का बटन दबा देती है। सिस्टम फिर मिलिट्री बेस पर स्टार्ट कंफर्म करता है, जहां 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो हाथ हिलाकर गुड बाय कहती है, इस उम्मीद में कि वो दोनों इस सब के अंत में एक दूसरे को जिंदा देख पाएंगे। सीन मैप पर स्पॉन हुए प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। कहीं और एक रैंडम प्लेयर शिकायत करता है कि हॉलवे में लूट एकदम घटिया है। ये प्लेयर डिसाइड करता है कि उसे यहां से जल्दी निकलना होगा, पर उससे अनजान वू यून शैडो से बाहर निकलता है। ठीक तभी मिलिट्री बेस में तबाही मच जाती है, हर तरफ धमाके और गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी किल फीड पागल हो जाती है, जहां वू यून एक के बाद एक कई प्लेयर्स को एलिमिनेट करता हुआ दिखता है। वो पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है और ये सोचती है कि आखिर वू यून कर क्या रहा है। एक प्लेयर अचानक पकड़ा जाता है, उस पर पीछे से अटैक होता है और उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। एक साफ वार के साथ वो उसे ढेर कर देता है
और रियलाइज करता है कि उसने पूरा एरिया साफ कर दिया है। उसे याद आता है कि कैसे वो अदर वर्ल्ड में एक साथ कई दुश्मनों को ढेर किया करता था। ये सोचकर के कत्लेआम खत्म हो गया है, वो जाने की तैयारी करता है, पर कुछ उसका ध्यान खींच लेता है। अचानक उसे नयन का एक डेस्परेट वॉइस मैसेज मिलता है जो मदद के लिए गिड़गिड़ाती है। वो मैप खोलता है और देखता है कि वो ब्लॉक के दूसरी तरफ है, काफी दूर। बिना एक पल बर्बाद किए वो उसकी लोकेशन पूछता है और वो बताती है कि वो 3rd फ्लोर की छत पर है। वो उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जंग छिड़ी हुई है। पूरी स्पीड से दौड़ते हुए वो बाकी प्लेयर्स के पास से गुजरता है जो उसे वार्निंग देते हैं। उनमें से एक बंदा उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाता है, जबकि दूसरा फायर अटैक तैयार करता है। पर हमारा हीरो अटैक को डॉज करता है और ब्लेड को रोकने के लिए अपने गॉन्टलेट का यूज करता है। एक तेजी भरे मूव में वो दुश्मन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी फायर पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर वो एक सटीक वार से उस बंदे का काम तमाम कर देता है, उसके पार्टनर को शॉक में छोड़ते हुए। बचा हुआ प्लेयर गुस्से से भर जाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए एक डार्क ऑरा अनलीश करता है। गुस्से की चीख के साथ वो वुयुन की तरफ एक भयानक हमला करता है, पर वुयुन उस ताकत के ऊपर से कूद जाता है, कमाल की एजिलिटी के साथ अटैक को डॉज करते हुए। ये देखकर वो प्लेयर भड़क जाता है कि उसका सबसे मजबूत मूव इतनी बुरी तरह फेल हो गया। उसे सांस लेने का मौका तक नहीं देते हुए प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और अपने चाकू से दुश्मन को चीर देता है। एक ठंडी नजर के साथ वो एक और किल कंफर्म करता है और बिल्डिंग का रास्ता साफ कर देता है। वो अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ता रहता है, अपने पीछे छोड़ी लाशों को इग्नोर करते हुए, और रास्ते में वो एक और परफेक्ट शॉट के साथ एक और दुश्मन को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। एक और प्लेयर अपनी किस्मत आजमाता है, पर वो पीछे से आसानी से ढेर किया जाता है। वो आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और नयन को इन्फॉर्म करता है। भाई वुयुन ने तो पूरे मिलिट्री बेस में गदर मचा दिया। वो सपोर्ट देने का ऑफर करती है, पर वो उसे अभी इंतजार करने को कहता है क्योंकि वो अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। बड़ी सावधानी से वो दरवाजे पर कान लगाकर अंदर दुश्मनों की प्रेजेंस फील करने की कोशिश करता है। उसे साफ महसूस होता है कि उस अंधेरे कमरे में कम से कम 5 प्लेयर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है, पर एक बंदा तो पहले से ही एम्बुश के लिए वहां छुपा हुआ था। वो दुश्मन एक शैतानी स्माइल देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की पीठ में चाकू घोंपने की तैयारी करता है, पर एक पल के 100वें हिस्से में वुयुन उसकी कलाई पकड़ लेता है और अटैक को हवा में ही रोक देता है। वो बंदा पूरी तरह शॉक में है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका सरप्राइज अटैक ब्लॉक हो गया। एक क्विक मूव के साथ वुयुन बाजी पलट देता है और दुश्मन पर पीछे से वार करके उसे ढेर कर देता है। वो प्लेयर की बॉडी को गिरने देता है, ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से नायोन को बचाना होगा। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर भागता है और अपने पीछे दुश्मनों का ढेर लगाता जाता है। और इसी के साथ किल फीड पर साफ दिखता है कि उसने एक के बाद एक 4 और प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। बाहर से ये नोटिफिकेशंस देखकर नायोन उस कत्लेआम से दंग रह जाती है। उसे रियलाइज होता है कि बैक वुयुन तो बिना पसीना बहाए बस दुश्मनों को फार्म कर रहा है। पर अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है, जिससे वो एकदम हाई अलर्ट पर आ जाती है। ये वुयुन ही था जो कहीं से अचानक प्रकट हुआ और अपनी स्पीड स्किल का यूज करके उसे चौंका दिया। वो उसकी चेनसॉ पकड़ लेता है और वो शिकायत करती है कि उसने तो उसे लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। वो कहती है कि उसने तो उसे आते हुए देखा तक नहीं, और वो हैरान होता है कि क्या उसे सच में कभी मदद की जरूरत थी भी। नायोन पूछती है कि क्या उसने पूरी बिल्डिंग साफ कर दी, और वो उसके चुने हुए उस अजीबोगरीब वेपन पर सवाल उठाता है। एक्साइटेड होकर वो कहती है कि अब से बाकी गेम वो कैरी करेगी, जिससे उसे हंसी आ जाती है। गेम खत्म होने पर रिजल्ट्स उनकी विक्ट्री दिखाते हैं, जहां वुयुन ने अकेले 25 किल्स किए थे। वापस लॉबी में उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने लगातार 10 विन्स स्ट्रेट विन्स हासिल कर ली हैं, और वो आज के लिए बस करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो उसे घूरती है, ये सोचते हुए कि उसका दोस्त तो असल में गेमिंग की दुनिया का एक मॉन्स्टर निकला। पूरी एक्साइटेड होकर स्ट्रीमर सॉइल उसे कुछ दिन इंतजार करने को कहती है और एक स्ट्रीमिंग ऑफर का वादा करती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो मेन क्वेस्ट तक करने का प्लान नहीं रखता। फिर भी वो उसे इस बारे में सोचने को कहती है और गुड बाय कहकर नीली रोशनी में गायब हो जाती है। अकेला रह जाने पर वुयुन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे पीवीपी मोड में भी कोई क्लूज नहीं मिल पाए हैं। सीन फिर रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है, जहां आधी रात का वक्त है और पूरा शहर सो रहा है। अपने कमरे में स्ट्रीमर सॉइल बिस्तर पर लेटी हुई एक्साइटमेंट में अपना फोन देख रही थी। वो कम्युनिटी फोरम्स ब्राउज कर रही थी जो उसकी स्ट्रीम के बारे में पोस्ट से भरे पड़े थे। खुशी के मारे वो बिस्तर पर सेलिब्रेट करते हुए गोल गोल घूमने लगती है, ये जानते हुए कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। उसे वो पीक व्यूअरशिप याद आती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि व्यूअरशिप 10 लाख के पार निकल गई थी। इसके साथ ही उसे थोड़ा पछतावा यानी रिग्रेट होता है कि काश वो वुयुन के साथ स्ट्रीमिंग जारी रख पाती। पर तब उसे याद आता है कि उसने कितनी फर्मनेस के साथ कहा था कि उसे स्ट्रीमर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो डिसाइड करती है कि पहला स्टेप उसके साथ स्ट्रीम का पेमेंट सेटल करना होगा। पर जैसे ही वो कमाई गई रकम चेक करती है, उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फट जाती है। अगले दिन सीन कट होता है जहां वुयुन नायोन से एक कॉफी शॉप में मिल रहा है।
वो फिर उसे अपने लैपटॉप पर एक स्ट्रीमर प्रोजेक्ट दिखाती है, जिससे वो नौजवान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। नायोन उसे कन्विंस करने के लिए बनाई गई प्रेजेंटेशन दिखाती है, पर वो इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। उसे उसकी वो बात याद आती है कि उसे बस अकेले खेलना है और किसी से इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो एक अलग फॉर्मेट का सुझाव देती है, एक तरह का वैरायटी और ऑब्जर्वेशन शो। समझाया जाता है कि ये एक ऐसा शो होगा जहां एक कास्ट उसके गेम प्ले को देखेगी और उस पर कमेंट्स करेगी। इसके साथ ही वो कहती है कि उसे सिर्फ खेलना होगा, जबकि बाकी सारी बातें टॉकिंग वो खुद हैंडल करेगी। वो ये भी सजेस्ट करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मदद के लिए एक प्रोफेशनल कमेंटेटर को भी बुला सकते हैं। नायोन प्रॉफिट्स को बराबर यानी इवनली स्प्लिट करने का ऑफर देती है, पर वो बार बार यही कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसे पक्का सॉइल से पेमेंट मिल गई होगी और वो अपना फोन चेक करता है। वो उस ईमेल को ढूंढता है जो उसे पहले मिला था, पर उसने अब तक पढ़ा नहीं था। मैसेज में 6.6 मिलियन वॉन का पेमेंट दिखाया गया था, साथ ही एक डोनेशन भी अटैच था। नायोन का मुंह उतनी बड़ी रकम देखकर खुला का खुला रह जाता है, पर वूयॉन का फोकस उस डोनेशन मैसेज पर होता है। कंटेंट पढ़ते ही वो नौजवान ऐसे जम जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे रियलाइज होता है कि ये व्यूअर न सिर्फ उसके पास्ट के बारे में जानता है, बल्कि उनका निक नेम भी एक बड़ा क्लू है। शौक में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर किसे उसका ये सीक्रेट पता हो सकता है। डेस्परेट होकर वो उससे डोनर को ट्रेस करने को कहता है, पर वो समझाती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तब उसे एहसास होता है कि वो उस एनोनिमस इंसान से सिर्फ स्ट्रीम्स के दौरान ही कम्युनिकेट कर सकता है, और वो एक बड़ा फैसला लेता है। मजबूती से वो कंफर्म करता है कि वो स्ट्रीमर बनेगा, जिससे नायोन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। पर इस डील को पक्का करने के लिए वूयॉन कहता है कि उसकी बस एक शर्त है जो उसे पूरी करनी होगी। फ्राइडे की रात आ जाती है। शहर के लोगों के लिए ये रिलैक्स करने का वक्त है, पर हार्डकोर गेमर्स के लिए ये कंप्यूटर के सामने इकट्ठा होने का वक्त है। गेम की कम्युनिटी में हंगामा मचा हुआ था। हर कोई सुपरमैन की स्ट्रीम का इंतजार कर रहा था। सीन फिर वर्चुअल स्टूडियो में शिफ्ट होता है। लाइव स्ट्रीम शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। नायोन काफी नर्वस दिख रही थी, पर उसका पार्टनर उसे काम करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उन्होंने अच्छी तैयारी की है। वो अपना इंट्रो चा संग चल के तौर पर देता है, जो गेम रिवर्स प्लैनेट का एक प्रोफेशनल कमेंटेटर है। भाई, सुपरमैन की स्ट्रीम शुरू होने वाली है और वो मिस्टीरियस डोनर भी पक्का वहां होगा। वो कहता है कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सियोल के अलावा कोई और सुपरमैन को मना पाएगा। अचानक ऑन एयर लाइट जल उठती है, जो इस बात का इशारा है कि जिस ब्रॉडकास्ट का सबको इंतजार था वो शुरू हो चुका है। एक बड़ी सी स्माइल के साथ नायन और सियोंग चॉल स्ट्रीम के सभी व्यूअर्स को अपना इंट्रो देते हैं। नायन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है ये देखकर कि ऑडियंस प्रोटैगनिस्ट को ना देखने की वजह से काफी अपसेट है, पर फिर वो रिवील करती है कि सुपरमैन पहले ही लॉग इन कर चुका है और गेम के अंदर इंतजार कर रहा है। समझाया जाता है कि फॉर्मेट ऑब्जर्वेशनल होगा, जहां वो दोनों हीरो के गेम प्ले पर अपनी कमेंट्री देंगे। नायन फिर सबसे पूछती है कि क्या हर कोई आखिरकार मैच देखने के लिए रेडी है। वो वूयॉन को एक मैसेज भेजती है, उसे गेम शुरू करने का ग्रीन लाइट यानी सिग्नल देते हुए। इसी के साथ रेडियो पर एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, जो एक इंटरडायमेंशनल एजेंसी के बारे में बात कर रही है। रेडियो पर वो आवाज बताती है कि मिशन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना है ताकि वो जंगल से एस्केप कर सकें। फिर एक मिशन स्क्रीन प्रकट होती है, जो उसे इंटरडायमेंशनल एजेंसी ज्वाइन करने को कहती है। वो जंगल की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि ये सीनरी बिल्कुल उसके पुराने काले अतीत डार्क पास्ट जैसी ही है। एक पुरानी याद उसे हॉन्ट करती है, ये दिखाते हुए कि कैसे वो उस दूसरी दुनिया में सिर्फ भाग ही सकता था। पर एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि इस बार कहानी बिल्कुल अलग होगी। अचानक एक दुश्मन उसे देख लेता है और उसकी पोजीशन रिवील करने के लिए एक फ्लेयर फायर करता है। इसी के साथ कई सारे मास्क्ड गार्ड्स वहां आ जाते हैं, उसे कैप्चर करने के लिए पूरे एरिया को घेरते हुए। उन्हें 3 दिशाओं से अटैक करने का ऑर्डर मिलता है, एक जानलेवा एम्बुश तैयार करते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन पेड़ों से नीचे कूदते हैं और हीरो को हर तरफ से घेर लेते हैं। उसकी आंखों में नफरत चमकती है और वो कसम खाता है कि वो उन्हें अभी के अभी खत्म कर देगा। बदले की एक आग उसे अंदर ही अंदर खाती है और वो एक खूनी गुस्से के साथ आगे बढ़ता है। गार्ड्स एक पल भी बर्बाद नहीं करते और हीरो की तरफ वो सब निकाल देते हैं जो उनके पास है। लेकिन अपनी कमाल की स्किल वो अपनी चेन का यूज करके सारी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। एक गोली रिकोशे होकर एक गार्ड के वेपन पर लगती है, जो पूरी तरह शॉक में रह जाता है। फिर वही गोली एक ग्रेनेड से टकराती है, जिससे एक धमाका होता है और दुश्मन ढेर हो जाता है। गार्ड्स उसे अकेले आने के लिए बेवकूफ कहते हैं और पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। पर वो एजिलिटी के साथ हवा में घूमता है और अपनी चेन से एक साथ 2 दुश्मनों को फंसा लेता है। चेन पूरी फोर्स के साथ कस जाती है, गार्ड्स को ट्रैप करते हुए, जिससे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी के साथ वो पूरी जान लगाकर उन्हें खींचता है और हवा में ही उनके सर एक दूसरे से भिड़ा देता है। बिना अपनी मोमेंटम खोए वो चेन को एक absurd स्पीड पर घुमाना शुरू करता है। फिर वो उन्हें पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। वो इम्पैक्ट एकदम ब्रूटल होता है, दुश्मनों को बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो जमीन पर खून थूकने लगते हैं।
मौका पाते ही वो आगे बढ़ता है और बाकी बचे हुए गार्ड्स का काम तमाम कर देता है। एक फोकस्ड नजर के साथ वो बचे हुए दुश्मनों की आहट सुनता है जो उसे ढूंढ रहे हैं, चैलेंज के लिए तैयार हैं। उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रॉडकास्ट एक प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है जो उसके चेहरे को मास्क कर देता है। स्टूडियो में कमेंटेटर्स एकदम शॉक में हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा प्लेस्टाइल कभी नहीं देखा। सेओंग चॉल थोड़ा डेस्परेट हो जाता है, ये सोचते हुए कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के दुश्मनों को अट्रैक्ट करना बिल्कुल पागलपन है। ठीक तभी स्क्रीन पर एक डोनेशन पॉपअप होता है जिसमें पूछा गया है कि क्या उसकी एबिलिटी का कोई कूल डाउन नहीं है। जब इस बारे में पूछा गया तो कमेंटेटर पूरे यकीन के साथ कहता है कि ये कोई चीट नहीं है। वो समझाता है कि उसका बिल्ड देखने में चीट जैसा लगता है पर यह गेम के मैकेनिक्स का एक जीनियस यूज है। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि स्किल सिर्फ उसके फिजिक को बढ़ाती है, उसके वेपन मास्टरी को नहीं। वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि सुपरमैन असल जिंदगी में भी ऐसे लड़ सकता है अगर वो इसे हैंडल कर पाए तो। एक फोकस्ड आंख के साथ प्रोटैगनिस्ट पास आते दुश्मनों की अगली वेव के लिए तैयार होता है। तभी और गार्ड्स प्रकट होते हैं और उसे पूरी तरह घेर लेते हैं, आखिरी अटैक की तैयारी करते हुए। पर तभी किम चल नाम का एक आदमी सामने आता है जो खुद को एजेंसी का लीडर बताता है। बताया जाता है कि ये एजेंसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो इन्वेडर्स से निपटती है। उनका मेन काम उन खतरनाक थ्रेट्स को काबू यानी कंटेन करना है जो रिवर्स वर्ल्ड से निकलते हैं। वू योन लीडर को पहचान लेता है, ये देखकर हैरान होता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। किम चल फिर माफी मांगता है, ये समझते हुए कि वो एक विक्टिम है जो लेबोरेटरी से बचकर निकला है। पर वू योन एक्सप्लेन करता है कि उसने ये रेडियो एक एजेंट से लिया था जो अंदर था। लीडर समझ जाता है कि वो एजेंट मर चुका है और हीरो उसकी पुरानी दया को नोटिस करता है। इसी के साथ किम चल उससे कहता है कि जब तक वो उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक वो उनके साथ ही रुके। मिशन कंप्लीट की स्क्रीन प्रकट होती है जो उसे एक लेवल अप और एक स्किल पॉइंट देती है। सीन फिर शिफ्ट होता है इंटरडायमेंशनल एजेंसी का इंपोजिंग हेडक्वार्टर्स दिखाते हुए। अंदर वू योन खुद को एक काउंसलिंग रूम में पाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आखिरकार कहां आ पहुंचा है। उसे याद आता है कि कैसे वो उस दूसरी दुनिया में कॉरपोरेशंस के लिए हर तरह के काम करके रैंक्स में ऊपर बढ़ा था। मेन रिक्वेस्ट रिवर्स वर्ल्ड को काबू में करना था जिससे उसे मॉन्स्टर्स से लड़ने पर मजबूर किया गया। कॉरपोरेशंस ने उसे क्लीन अप के लिए यूज किया और इसी तरह वो इस एजेंसी के साथ इन्वॉल्व हुआ था। ठीक तभी एक औरत कमरे में एंटर करती है और उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने पुराने झगड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट्स याद आने लगते हैं। वो अपना इंट्रो ली यू जिन के तौर पर देती है जो इंटरडायमेंशनल एजेंसी की टीम 1 की एक एजेंट है। वू योन तुरंत वो नाम पहचान लेता है और एजेंट उसे यहां तक पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेट करती है। इसके साथ ही वो एक्सप्लेन करती है कि अब से उसके पास चुनने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते यानी चॉइसेस हैं। पहला ये कि वो एक प्रोटेक्टेड सिविलियन बनकर रहे और अपनी पावर्स का यूज ना करे, और दूसरा ये कि वो एक एजेंट बन जाए। यूजिन वॉर्न करती है कि अगर उसने एजेंट बनना चुना तो उसे पहले ट्रेनिंग से गुजरना होगा। वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो पहले ही 7 एजेंट्स को मार चुका है और अब शायद वो उन्हीं का कॉलीग बनने वाला है। फिर वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि उसका फैसला क्या होगा, एक सिविलियन की जिंदगी या एक एजेंट की। थोड़ा रिफ्लेक्ट करने के बाद वो अपने हाथ मजबूती से बांधता है, अपना फाइनल डिसीजन सुनाने के लिए तैयार। वू योन सोचता है कि सिविलियन बनने का मतलब होगा कॉरपोरेशंस के लिए काम करना, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो नहीं चलना चाहता। तो वो यूजिन से कहता है कि वो एक एजेंट बनेगा और वो ये खबर सुनकर खुश होती है। वो सुकून की सांस लेती है, कमेंट करते हुए कि कॉरपोरेशंस एजेंसी का सारा टैलेंट चुरा रही थीं और वो उसे वॉर्न करने का मौका नहीं छोड़ती कि कई लोग उन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पछताते हैं। यूजिन समझाती है कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है जबकि एजेंसी का इतिहास काफी पुराना है। एजेंसी के पास अवेकन्ड लोगों को ट्रेन करने और असली जंग लड़ने के लिए सारा जरूरी नॉलेज पहले से मौजूद है। पर वू योन जानता है कि भले ही वो पैसा अच्छा देते हैं पर उन कॉरपोरेशंस ने कई एजेंट्स की मौत का रास्ता साफ किया है। उसे वो वक्त भी याद आता है जब उसे अपनी पेमेंट लेने के लिए एक बंदे का पेट चिराना पड़ा था। उस इंसिडेंट की वजह से वो एक्सपोज हो गया था और काफी वक्त तक एजेंसी उसके पीछे पड़ी रही थी। प्रेजेंट में वापस आते हुए यूजिन कहती है कि वो उसे रजिस्टर कर देगी और उसे एक वर्क फोन थमा देती है। वू योन पूछता है कि उसे क्या करना होगा और वो समझाती है कि वो अभी एक प्रोबेशनरी एजेंट होगा। जाने से पहले वो कहती है कि वो सच में उसके लिए रूट कर रही है ताकि वो उसी की टीम में आए। वो पुराने दिनों को याद करता है, उसे लगता है कि एक पुराने किस्से की वजह से वो यूजिन का कर्जदार है। आखिरकार वही थी जिसने उस लैब पर रेड लीड की थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। ये सब देखकर एक व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है। उसे एनपीसी के साथ ये कॉन्वर्सेशन काफी नेचुरल लगती है। कमेंटेटर शॉक में है क्योंकि एनपीसी से इस तरह कम्युनिकेट करने की उम्मीद नहीं की जाती। हमें दिखाया जाता है कि एनपीसी यूजिन सिर्फ डायलॉग चॉइसेस ऑफर करती थी बिना किसी असली कॉन्वर्सेशन के। पर सैंगचल को सच्चाई समझ आ जाती है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
ये एक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव एआई है जो प्लेयर्स के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्नोलॉजी इतने रिसोर्सेज खाती है कि ऑनलाइन गेम्स के लिए इसे नामुमकिन माना जाता था। कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि इस एआई को एक ईस्टर एग की तरह छुपा दिया। और इसे एक्टिवेट करने की शर्त ये थी कि गेम को बिना किसी कॉम्बैट एड्स के शुरू किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वुयॉन ने किया था। इस डिस्कवरी के साथ लड़की कमेंट करती है कि कम्युनिटी फोरम्स पर तो पक्का आग लग गई होगी। दूर कहीं एक मशहूर स्ट्रीमर इसमें इंटरेस्ट लेता है और इस रुकी को गेस्ट के तौर पर इनवाइट करने के बारे में सोचता है। वापस स्टूडियो में सैंक्चुअल अनाउंस करता है कि स्टोरी पार्ट खत्म हुआ, पर अब पीवीपी कंटेंट होगा। सीन वुयॉन पर शिफ्ट होता है, जो एक कमरे में उस मिस्टीरियस अनोनिमस स्पेक्टेटर 62 का इंतजार कर रहा है, पर उस प्लेयर की जगह उसके सामने बस एक रैंडम लैपटॉप प्रकट हो जाता है। इसी बीच एक पावरफुल आदमी ऑर्डर देता है कि अगर इस स्पेक्टेटर 62 ने कोई डोनेशन दी तो उसे तुरंत नोटिफाई किया जाए। तभी कमेंटेटर को वुयॉन का मैसेज मिलता है, जो कहता है कि वो रेडी है। वो ऑडियंस को अनाउंस करती है कि दिन का अगला इवेंट एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा। कमेंटेटर नोट करती है कि ये पहली बार है कि ये फिजिकल हैकर कॉन्फ्रंटेशन मोड खेल रहा है। इसके बाद सैंक्चुअल समझाता है कि वो जनरल लीग से शुरू करेगा, बिल्कुल किसी भी दूसरे रुकी की तरह। हमें दिखाया जाता है कि 8 रैंक्स हैं और ब्रॉन्ज तक पहुंचने के लिए 10 विन्स चाहिए होती हैं। वो कहता है कि प्रोज को लगभग 30 मिनट लगते हैं, पर एवरेज प्लेयर्स को ऐसा करने में 2 घंटे लग जाते हैं। अचानक एक मिशन प्रकट होता है जो हर उस शख्स के लिए इनाम का वादा करता है जो आधे घंटे में ब्रॉन्ज तक पहुंच जाए। वुयॉन को एक स्ट्रीमर से चैलेंज मिलता है और वो एक कॉन्फिडेंट इशारे के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों कमेंटेटर्स एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो मिशन पूरा कर पाएगा, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और आखिरकार एक मैच मिल जाता है। जंग एक रेजिडेंशियल अरीना में शुरू होती है और पहला राउंड शुरू होने में अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। गौर से देखने पर कमेंटेटर एक अजीब डिटेल नोटिस करता है और काफी कंफ्यूज हो जाता है। पता चलता है कि वुयॉन ने 2 तलवारें यानी 2 स्वॉर्ड्स पकड़ी हैं, एक ऐसा वेपन जो उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। उसका अपोनेंट उसे हल्का समझता है, ये सोचते हुए कि जीतने के लिए बस दूरी बनाए रखनी है। काउंटडाउन शुरू होता है और ये साफ हो जाता है कि सबने इस फिजिकल हैकर को बहुत कम समझा था। राउंड शुरू होता है और अपोनेंट तुरंत एक पावरफुल आइस एक्सप्लोजन स्पेल निकालता है, पर सिर्फ एक पल के 100वें हिस्से में उस मेज का चेहरा पूरी तरह डिस्पेयर में बदल जाता है। इससे पहले कि मेज रिएक्ट कर पाता, वुयॉन पहले ही उसके पीछे था और उसकी गर्दन पर तलवार टिकी हुई थी। एक तेजी भरे और सटीक मूव के साथ वो अपोनेंट को पार्टिकल्स की बारिश में तबाह कर देता है। फिर सिस्टम वुयॉन की विक्ट्री अनाउंस करता है, मैच का पहला पॉइंट सिक्योर करते हुए। भाई, वुयॉन ने तो मेज का कॉन्फिडेंस एक ही सेकंड में चूर कर दिया। अगला ओपोनेंट सामने आता है, पर यह रियलाइज करते ही कि उसका सामना एक स्मर्फ से हुआ है, वो तुरंत सरेंडर कर देता है। इसके साथ ही बिना लड़े ही उसकी एक और विक्ट्री रजिस्टर हो जाती है। दूसरा मैच शुरू होता है और वुयॉन अपनी तलवारों से एक कमाल की डार्क एनर्जी अनलीश करता है। दुश्मन ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी हवा में ही पूरी तरह बिखर गई है और पलक झपकते ही प्रोटैगनिस्ट जंग खत्म कर देता है, एक और करारी जीत हासिल करते हुए। तीसरे गेम में एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी किस्मत आजमाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, पर नतीजा वही निकलता है और अपने वार को पूरा करने से पहले ही वो ढेर हो जाता है। उसका नाम हर तरफ फैलने लगता है और अगला ओपोनेंट घबराहट में पसीना बहाते हुए अरीना में एंटर करता है। जीत का ये सिलसिला एक absurd स्पीड पर जारी रहता है, एक के बाद एक, बिना रुके। स्टूडियो में कमेंटेटर्स अपना मुंह खोले ये सब देख रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। और बस ऐसे ही सिर्फ 20 मिनट के कमाल के वक्त में वो 10 विक्ट्रीज हासिल कर लेता है और ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंच जाता है। यहां तक कि कमेंटेटर, जो खुद डायमंड रैंक पर है, मानती है कि उसकी ये अचीवमेंट वाकई में इनक्रेडिबल थी। स्योंगचल कहता है कि ये टाइम तो सरियल है ही, पर ये विन रिकॉर्ड उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। वो समझाता है कि नॉर्मल प्लेयर्स का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि उन्हें कभी ना कभी ऐसा बिल्ड मिल ही जाता है जो उन्हें परेशान करे, पर दुश्मन ने चाहे कोई भी बिल्ड यूज किया हो, इस फिजिकल हैकर ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। उसने हर एक फाइट में एक परफेक्ट परफॉर्मेंस दिखाई, बिना एक पल के लिए भी डगमगाए। उसी पल मिशन का इनाम आ जाता है और स्ट्रीम की स्क्रीन पर एक बड़ा डोनेशन चमकता है। कमेंटेटर शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो रैंक्ड मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेकरार है, पर स्योंगचल थोड़ा चिंतित लगता है क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट है, इससे स्ट्रीम स्नाइपिंग बहुत आसान हो जाती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि इसके काम करने के चांसेस कम है और उम्मीद करता है कि ये सिर्फ उसका वहम हो। मैच सर्च फिर से शुरू होती है, इस बार रैंक्ड मोड में, और मैप है एक कब्रिस्तान, सिमेट्री। और सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब एक प्लेयर वुयॉन को स्नाइप करने में कामयाब हो जाता है और जश्न मनाता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो बंदा हैकर को ढूंढने की शेखी बघारता है और वादा करता है कि वो उसे अभी मजा चखाएगा,
पर वुयॉन बस अपनी तलवार निकालता है, दुश्मन की टॉन्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। कमेंटेटर नोट करता है कि वो दुश्मन के जाल में नहीं फंसा क्योंकि उसे सब कुछ इग्नोर करने की हिदायत दी गई थी। उसका पार्टनर थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है पर अनाउंस करता है कि जंग आखिरकार शुरू हो रही है। फिर राउंड शुरू होता है और दुश्मन एक सुनहरी एनर्जी में लिपट जाता है, दर्द से चिल्लाते हुए। दुश्मन फिर एक विशाल एनर्जी अटैक निकालता है जो वुयॉन को धमाके के साथ काफी पीछे धकेल देता है। वो नफरत से भरा हुआ चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, प्रोटैगनिस्ट को हमेशा के लिए काम तमाम करने के इरादे से। पर वुयॉन बस उसे देखता रहता है, ये सोचते हुए कि वो उसे थोड़ा और शो ऑफ करने का मौका देगा। हालांकि जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ वक्त की बर्बादी थी और वो उसे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा देता है। सिस्टम विक्ट्री अनाउंस करता है और वो ओपोनेंट खून से लथपथ होकर गुस्से में गालियां देने लगता है। इसके बाद दूसरे राउंड का काउंटडाउन शुरू होता है, उन दोनों को अगली लड़ाई के लिए तैयार करते हुए। ये रियलाइज करते हुए कि वो फिर से हारने वाला है, वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपना एस इन द होल यानी छुपा हुआ रास्ता यूज करना होगा। राउंड शुरू होता है और वो एक एकदम अलग और मजबूत ऑरा के साथ सामने आता है। वुयॉन हवा में बदलाव महसूस करता है क्योंकि उसकी अपनी तलवार भी चमकने लगती है। अपनी नई ताकत के साथ दुश्मन एक भयानक वार करता है जिससे एक बड़ा इंपैक्ट होता है। पर वुयॉन उसके मूवमेंट्स को एनालाइज करता है और नोटिस करता है कि अब वो पहले से काफी तेज और एफिशिएंट हो गए हैं। वो बंदा फिर पागलों की तरह हंसता है और पूछता है कि क्या हैकर को उसका मैसेज मिल गया। वो चिल्लाता है कि पहले राउंड में तो वो बस हल्का खेल रहा था, पर अब वो असलियत में लड़ेगा। हैकर शब्द सुनकर वुयॉन को शायद अपनी कोई पुरानी बात याद आती है। ये कमेंटेटर की उस एडवाइस का फ्लैशबैक है जिसने उसे कहा था कि जो भी उसे हैकर कहे उसे मसल देना। उस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए उसकी आंखें चमकती हैं और वो आखिरकार इस लड़ाई को सीरियसली लेने का फैसला करता है। एक डार्क ऑरा वुयॉन को घेर लेता है और उसके ओपोनेंट को एहसास हो जाता है कि जंग का पूरा माहौल ही बदल गया है। पर वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो डरे नहीं, ये मानते हुए कि पलड़ा अभी भी उसी की तरफ है। तो वो बंदा आगे लपकता है और वुयॉन पर चिल्लाता है कि इतना कूल बनना बंद करे। वुयॉन बस जमीन पर अपना पैर मारता है, एक ऐसी शॉकवेव पैदा करता है जो पत्थर के फ्लोर को चूर चूर कर देती है। एक अजाइल मूव के साथ वो डॉज करता है और अपने ओपोनेंट की पीठ पर एक सटीक वार करता है। प्लेयर को उस वार का गहरा दर्द महसूस होता है और वो इतनी बेरहमी से पिटते हुए करहाने लगता है। गुस्से में वो गालियां देते हुए मुड़ता है, पर प्रोटैगनिस्ट पहले से ही अगले वार के लिए तैयार है। वो दुश्मन के वार को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है जिससे वो बंदा इम्पैक्ट के दर्द से चिल्ला उठता है। उस प्लेयर का चेहरा तकलीफ में बिगड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उस काउंटर अटैक में इतनी ताकत कहां से आई। उसे संभलने का मौका दिए बिना वुयॉन एक वार करता है और उसे दूर उछाल देता है। पूरी तरह हार कर वो बंदा इस धुलाई और जिल्लत की वजह से रोने लगता है। राउंड का ऑब्जेक्टिव जमीन पर पड़ा है जबकि ओपोनेंट में अब लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची। स्टूडियो में कमेंटेटर्स नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है और वो औरत इस सीन को देखकर शॉक रह जाती है। स्योंगचल समझाता है कि वो जानबूझकर जंग खत्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो नयन की एडवाइस फॉलो कर रहा है। कमेंटेटर शर्मिंदा हो जाती है, ये कहते हुए कि उसने मसलने को कहा था पर इस तरह से नहीं। हार मानते हुए वो बंदा पूछता है कि आखिर वुयॉन चीज क्या है। वो इस सिचुएशन से पूरी तरह हैरान और परेशान है। भाई लगता है वुयॉन ने उस टॉक्सिक प्लेयर की सारी गर्मी निकाल दी है। लेकिन वो बस यही जवाब देता है कि वो उसके शब्द उसे ही वापस कर देगा और दुश्मन को उसकी अपनी तलवार पर उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। इसी के साथ सेकंड राउंड खत्म होता है और सिस्टम प्रोटैगनिस्ट की एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री अनाउंस कर देता है। उस फाइट के बाद वो बिना रुके लगातार जीतता चला गया और देखते ही देखते उसने 30 विक्ट्रीज का आंकड़ा पार कर लिया। स्टूडियो में कमेंटेटर अनाउंस करती है कि वो पहले ही गोल्ड रैंक तक पहुंच चुका है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। ठीक तभी एक फैन उससे उसका बिल्ड शेयर करने को कहता है और वो थोड़ा हिचकिचाती है पूछने में। वो एक मैसेज भेजने का फैसला करती है और सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वुयॉन तुरंत मान जाता है। इस रिस्पॉन्स से बहुत खुश होकर वो लड़की इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक क्यूट स्टिकर भेजती है। फिर वो पूरी ऑडियंस को अनाउंस करती है कि ये रूकी अपना सीक्रेट बिल्ड रिवील करने वाला है। इस बड़ी खबर के साथ वो साइन ऑफ करते हैं और स्ट्रीम देखने के लिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी कमेंटेटर अभी तक उस 30 विन स्ट्रीक को लेकर शॉक में है। उसका पार्टनर सोचता है कि क्या वो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा जो कि 76 विन्स का है। पूरी एक्साइटेड होकर वो कहती है कि वो सच में वुयॉन के लिए रूट कर रही है ताकि वो उस रिकॉर्ड को ढेर कर दे। सेंगचॉल फिर वार्न करता है कि जो रिकॉर्ड होल्डर है वो बहुत कम्पिटिटिव है और पक्का ये सब देख रहा होगा। और कहीं दूर एक हाथ बड़ी तेजी से माउस पर चलता है, गेम में एंटर करने की तैयारी करते हुए। गेम की कम्युनिटी में अब मेन टॉपिक वही नया 30 विन स्ट्रीक का रिकॉर्ड था। हमें दिखाया जाता है कि उस स्नाइपर ने वुयॉन को हैकिंग के लिए रिपोर्ट किया था, पर उल्टा वही खुद बैन हो गया। कमेंट्स पढ़ते हुए वो देखता है कि लोग कह रहे हैं कि प्रो प्लेयर बैटलर भी उसे नहीं हरा सकता। एक चैलेंजिंग स्माइल के साथ बैटलर को ये पूरी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो एक्साइटेड हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत और सनी डे पर एक जंगल में दूसरी स्ट्रीम शुरू होती है। वुयॉन अनोनिमस स्पेक्टेटर 62 के बारे में सोचता है जो पिछली बार नहीं आया था और हैरान होता है कि क्यों। अचानक एजेंट ली यूजिन प्रकट होती है और उसे आवाज देती है, दूर से स्माइल करते हुए हाथ हिला रही है। एनपीसी की एंट्री पर चैट एकदम पागल हो जाती है, उसकी ब्यूटी और गेम में उसकी इंपॉर्टेंस की तारीफ करने लगती है।
वो पूछती है कि क्या वो मिशन को लेकर नर्वस है, पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुरंत बाद एक मिशन विंडो पॉपअप होती है जो रुकी होने के फायदों में से एक को दिखाती है। वो फिर पूछती है कि मिशन आखिर है क्या, और यूजिन समझाती है कि वो इन्वेडिंग एंटिटीज को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। वो एक अबैंडन्ड वेयरहाउस पहुंचते हैं और वो बताती है कि ये कॉर्पोरेशंस द्वारा छोड़ी गई एक और बड़ी प्रॉब्लम है। यूजिन एक ठंडी आह भरती है और शिकायत करती है कि उन्होंने बस अपनी बेकार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एजेंसी पर थोप दी है। यहाँ पर खतरा इंसेक्ट टाइप एंटिटीज हैं जो वैसे तो कमजोर हैं पर स्वॉर्म्स यानी झुंड में अटैक करती हैं, और मामला तब और बिगड़ जाता है जब एंट्रेंस पर उनका इंतजार कर रहा एक सार्जेंट उन्हें ग्रीट करता है। यूजिन सार्जेंट को उसके काम के लिए थैंक यू बोलती है और वो उन दोनों को वेयरहाउस में एंटर करने की इजाजत यानी ऑथराइज कर देता है। वो बिल्डिंग का भारी दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उस अबैंडन फैक्ट्री के बीचों बीच एक विशाल पोर्टल इंटेंस ब्लू एनर्जी के साथ चमक रहा है। उसे देखकर यूजिन को उसे सामने मौजूद उस पोर्टल से एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस होती है। उसे याद आता है कि पहले भी उसने ऐसी जगह देखी है, पर वो काफी बड़ा जोन था। वो सोचता है कि क्या कोई गलती हुई है। तभी यूजिन उसे जल्दी अंदर आने के लिए आवाज देती है, पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है और यूजिन को टॉन्ट मारता है, पूछते हुए कि वो वहां कर क्या रही है। यूजिन उसे देखकर हैरान है और सवाल करती है कि चोई योंगचल इस जगह पर क्या कर रहा है। फिर वो उस पर कुछ साजिश यानी प्लॉटिंग करने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि वो हमेशा आसान मिशन से बचती थी। इल्जाम को इग्नोर करते हुए वो आदमी टॉपिक बदलता है और पूछता है कि ये रुकी कौन है। वो वूहियॉन को एजेंसी छोड़कर एक कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने को कन्विंस करने की कोशिश करता है। इस पर यूजिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे एक सीरियस वार्निंग देती है कि अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। थोड़ा चौंक कर योंगचल अपने हाथ उठाता है और कहता है कि वो पूरा मिशन उन पर छोड़कर जा रहा है। फिर वो एक मजाकिया स्माइल के साथ गुड बाय कहता है और जाते जाते उन्हें गुड लक विश करता है। वूहियॉन पूछता है कि वो बंदा कौन था और वो रिवील करती है कि वो उसका सबसे पहला ट्रेनी रुकी था। यूजिन समझाती है कि वो एक कॉर्पोरेशन में चला गया, फिर एजेंसी के बारे में अफवाहें फैलाने लगा। स्टूडियो में कमेंटेटर एकदम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो कहानी का ये हिस्सा देख रहे हैं। उसका पार्टनर भी सहमत होता है, ये कहते हुए कि गेम हमेशा सब कुछ समराइज कर देता था बिना ज्यादा डिटेल्स दिए। इससे वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एआई वूहियॉन के एक्शंस की वजह से स्टोरी को एक्सपैंड कर रहा है। वापस पोर्टल पर यूजिन उस उदास बात को साइड में रखने का फैसला करती है और उसे अंदर आने को कहती है। बाहर उसकी पुरानी टीम उन दोनों को उस मिस्टीरियस पोर्टल में एंटर करते हुए देखती है। उनमें से एक आदमी शैतानी तरीके से मुस्कुराता है, ये कहते हुए कि अब प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है। 20 मिनट बीत जाते हैं और सीन रिवर्स वर्ल्ड के अंदर एक अंधेरे जंगल में शिफ्ट होता है। वूहियॉन चमकती आंखों के साथ दिखता है और जंग के बाद अपने चेहरे पर आए एक छोटे से कट को साफ करता है। सीन बड़ा होने पर पता चलता है कि यूजिन जमीन पर पड़ी है, बुरी तरह जख्मी है और काफी खून बह रहा है। उसके पास ही वही गोली जो उसने पहले उसे ऑफर की थी अब खून से सनी जमीन पर पड़ी है। सीन थोड़ा रिवाइंड होता है, उन दोनों को नीले पोर्टल से एक साथ बाहर निकलते हुए दिखाता है। यूजिन उसे समझाती है कि यही रिवर्स वर्ल्ड का रास्ता है। चलते हुए वूहियॉन रियलाइज करता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जिसे वो पहले से जानता था, पर अचानक वो पूरा रास्ता अजीब तरीके से हिलने लगता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये तो एकदम बढ़िया पॉइंट पर खत्म हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि पोर्टल के अंदर वो अनोमली क्या थी और वूहियॉन यूजिन को कैसे खतरे से बचाएगा?